हेलो गाइस, वेलकम टू शारदा किंगडम। गाइस, आज हम परमेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हम परमेबिलिटी को समझ चुके हैं कि उसके कौन कौन से मेथड होते हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने जाना था। प्लस जो फैक्टर्स परमेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी हमने देखे थे। ठीक है, तो आज हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और देखेंगे कि आज हमने कितना सीखा है लास्ट क्लास से, और देखते जाइए कि आप कितने क्वेश्चन लगा पाते हो, कितने क्वेश्चन टिक कर पाते हो। ठीक है, तो ज़रा देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। द परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल डिपॉजिट इन साइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। पूछना चाहता है कि जब साइट पे हम परमेबिलिटी निकालते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो कौन सा होता है। तो फर्स्ट है फॉलिंग हेड मेथड, सेकंड है कांस्टेंट हेड मेथड, थर्ड इज़ पंपिंग टेस्ट एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है, पहली बात तो फॉलिंग हेड मेथड और कांस्टेंट हेड मेथड ये दोनों मेथड लैब के लिए काम में आता है, और पूछा गया है साइट के लिए यानी फील्ड के लिए पूछा गया है। तो इसका आंसर वुड बी सी, पंपिंग टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रैक्टिकली impervious टाइप ऑफ सॉइल, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज डिटरमाइंड यूजिंग। उसने बोला है कि इम्परवियस टाइप की सॉइल होती है, तब उसके लिए जो परमेबिलिटी निकालेंगे उसके लिए जो मेथड हम काम में लेंगे वो कौन सा मेथड होगा। तो ऑप्शंस आर ए कंसोलिडेशन टेस्ट, बी पंपिंग टेस्ट, सी कांस्टेंट हेड टेस्ट एंड फोर्थ इज वेरिएबल हेड टेस्ट। तो आंसर वुड बी कांस्टेंट कंसोलिडेशन टेस्ट, ए आंसर वुड बी। ठीक है, तो जब भी इम्परवियस टाइप की जब सॉइल होती है तो हम जो मेथड काम में लेते हैं वो कंसोलिडेशन टेस्ट होता है। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। फॉर लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट द परमेबिलिटी इज़ डिटरमाइंड एक्यूरेटली बाय। जब प्रोजेक्ट हमारे पास में लार्ज स्केल पे होते हैं, ठीक है, तो उस पर जब हम परमेबिलिटी निकालेंगे तो उसके लिए जो मेथड काम में लेंगे वो पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन है पंपिंग इन टेस्ट, पंपिंग आउट टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट एंड वेरिएबल हेड टेस्ट। तो जब हमने परमेबिलिटी के बारे में पढ़ा था तो हमने ये चीज़ देखी थी कि जब हम लार्ज स्केल पे परमेबिलिटी को निकालते हैं, लार्ज स्केल पे जब प्रोजेक्ट आते हैं, तो उस टाइम पे जो परमेबिलिटी जो डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में जो टेस्ट हम काम में लेते हैं वो होता है पंपिंग आउट टेस्ट। पंपिंग इन टेस्ट स्मॉल स्केल के लिए काम में आता है, पंपिंग आउट टेस्ट लार्ज स्केल के लिए काम में आता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड द यूनिट वेट ऑफ परकुलेटिंग फ्लूइड्स आर रिड्यूस टू 75% एंड 90% रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि जो भी परमेबिलिटी है तो उसकी जो विस्कोसिटी है 75% तक और यूनिट वेट जो है 90% तक रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इफ़ अदर थिंग्स रिमेंस कांस्टेंट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो अब जो नई परमेबिलिटी आएगी वो पूछना चाह रहा है कि इंक्रीज बाय 50%, डिक्रीज बाय 50%, इंक्रीज बाय 20% या डिक्रीज बाय 20%। हमें पता करना है कि अब जो परमेबिलिटी में हमने जो विस्कोसिटी और जो यूनिट वेट में जो हमने चेंज किए हैं उसके बाद में जो परमेबिलिटी आएगी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, उसमें क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो वो हमें न्यूमेरिकल के थ्रू, ऑब्वियसली हमारे पास फॉर्मूला है तो उससे हम निकालेंगे चीज़। ठीक है, पहली बात तो के बराबर क्या होता है, गामा अपॉन म्यू होता है। ठीक है, पढ़ा था हमने, पिछली क्लास में पढ़ा ही है, सबको पता होना चाहिए, पढ़ा है हमने ये। तो के बराबर गामा अपॉन म्यू होता है। तो यहाँ हम ये अंडरस्टूड है ये चीज़ कि यहाँ हम 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला के बराबर गामा अपॉन म्यू। अब हम इनमें चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, चेंजेस क्या ला रहे हैं, मान लीजिए जो चेंजेस लाए हैं उसको हमने कोफिशिएंट परमेबिलिटी को बोला है के डैश, गामा डैश अपॉन गामा और म्यू डैश, ये हमने बोल दिया। जो विस्कोसिटी है, जो यूनिट वेट है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 90% यानी 0.90। ठीक है, और विस्कोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो है 75% यानी 0.75। यहाँ पे अगर हम इसको कट करना चाहें तो 6 और ये हो जाएगा 5, 15 से हमने कट किया इसको, तो 6/5। तो के डैश बराबर क्या हो गया, 6/5 गामा डैश अपॉन म्यू। के डैश बराबर 6 यानी गामा अपॉन 5 यानी म्यू। ये हो गया हमारे पास में न्यू के डैश। और जब हम इसमें अपॉन में के करते हैं, ऑब्वियसली हमें के डैश निकालना है, तो जब हम के डैश अपॉन के करेंगे यानी कंपैरिजन करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो गामा अपॉन म्यू होगा।
होगा, तब गामा जब ऊपर जाएगा तो गामा से गामा कटेगा और म्यू से म्यू कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो के डैश बराबर निकल के जो आएगा वो आएगा 6/5 के, यानी जो नया जो परमेबिलिटी है वो 6/5 ऑफ के का है। मतलब अगर हम इसको भी और कट करना चाहें तो 1 कुछ समथिंग यहाँ पर आएगा। ठीक है, 5/1, ठीक है, तो 2 एंड यहाँ पे 1.2 समथिंग कुछ आएगा। अब ये देखिए, हमने ये चीज़ देखी थी कि के से हमने सबको मल्टीप्लाई किया था तो 1 तो था ऑलरेडी। तो ये जो 1 जो है ये ऑलरेडी है, लेकिन जो इसमें जो इंक्रीज़ हो रहा है वो समथिंग यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो जो इंक्रीज़ हो रहा है वो लगभग आएगा 20%। के डैश बराबर 1.2 समथिंग के, यानी जो नए परमेबिलिटी में चेंजेस आए हैं वो 20% इंक्रीज़ हुए आए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा उसका राइट आंसर होगा इंक्रीज़ बाय 20%। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पे चलते हैं, 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यू टू विद द राइज ऑफ टेम्परेचर परमेबिलिटी। अब आप कहोगे कि हमने टेम्परेचर के साथ में परमेबिलिटी को तो देखा ही नहीं है, हमने इतने फैक्टर्स देखे लेकिन उसमें परमेबिलिटी तो कहीं पे थी ही नहीं। तो एक फॉर्मूला ये होता है के बराबर होता है गामा अपॉन म्यू, और जो ये म्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के, तो जो के होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, यानी जब परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और जब परमेबिलिटी डिक्रीज होगी तब टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन जब देखते हैं, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर परमेबिलिटी इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, सेम और नन। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जब इंक्रीज होता है, राइज हो रहा है ऑब्वियसली, जब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो परमेबिलिटी इज ऑल्सो राइज। ठीक है, तो इंक्रीजेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन पे। A flow is taking place in a soil for which porosity is n, the discharge velocity is v, the seepage velocity will be। तो seepage velocity का फॉर्मूला होता है vs इक्वल्स टू v अपॉन n, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, n इंटू वी, बी में n अपॉन वी, सी में v अपॉन n। तो सीपेज वेलोसिटी डायरेक्ट याद रखनी है क्योंकि इस पे फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन आता ही है, प्लस अगर कभी कभी वैल्यूज़ दे के भी सीपेज वेलोसिटी निकालने को बोल देता है तो याद रखना है। ठीक है, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हुए हैं रिगार्डिंग परमेबिलिटी, तो देखना है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज द परमेबिलिटी, एंड सेकेंड एंट्रैप्ड एयर परकुलेट डिक्रीजेज द परमेबिलिटी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज, जब हम कोई भी फॉरेन पार्टिकल किसी भी फ्लो में डालते हैं तो ऑब्वियसली परमेबिलिटी इंक्रीज तो होगी नहीं, क्योंकि परमेबिलिटी क्या होता है, विद ईज फ्लो कैन बी डन समथिंग। ठीक है, तो परमेबिलिटी क्या होती है, जब फ्लो इजीली होता है तो उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। लेकिन जब ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया हमने तो वहाँ तो फ्लो तो वहाँ पर चौक हो जाएगा, या कह सकते कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर जब डालते हैं तो परमेबिलिटी कम होती है, इंक्रीज नहीं करती। सेकेंड है एंट्रैप्ड एयर डिक्रीजेज द परमेबिलिटी, तो विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। जब एंट्रैप्ड एयर डालते हैं तो फ्लो एकदम चौक सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब फ्लो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो एंट्रैप्ड एयर आ जाती है वहाँ पर, तो परमेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, विच इज़ करेक्ट। ठीक है, लेकिन सेकेंड इज़ नॉट करेक्ट। ऑर्गेनिक मैटर डालने पर परमेबिलिटी डिक्रीज होती है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सेकंड ओनली। 8 पे चलते हैं। के वेरीज विद द स्पेसिफिक सरफेस, ऑप्शन डायरेक्टली, इन्वर्सली, लॉगरिथमिकली या कांस्टेंट। तो के क्या होता है, के इक्वल्स टू 1 अपॉन सरफेस एरिया का स्क्वायर होता है। तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। ठीक है, देख पा रहे हो आप कितने लगा पा रहे हो, क्वेश्चंस कितने आ पा रहे हैं आपको। 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ परमिएंट विच इन्फ्लुएंस द परमेबिलिटी आर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो परमिएंट की होती है, परमिएंट किसको बोलते हैं, वो विच इन्फ्लुएंस जो परमेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो परमिएंट पूछा है कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो परमिएंट है। ठीक है, विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ओनली, या पार्टिकल साइज। तो के बराबर क्या होता है,
प्रोपोर्शनल टू गामा अपोन म्यू, तो ये होते हैं परमिएंट। ठीक है, पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, तो आंसर वुड बी बी, परमिएंट। ठीक है, 10 पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स। ठीक है, तो कोर्स ग्रेन जब सॉइल होते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो पूछा जा रहा है हमें यहाँ पर। तो ऑप्शन आर कांस्टेंट हेड मेथड, ऑप्शन बी फॉलिंग हेड मेथड, सी इज नन ऑफ अबव एंड डी इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये जो परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है कांस्टेंट हेड मेथड। फॉलिंग हेड मेथड जो होता है वो फाइन सॉइल्स के लिए बेस्ट होता है। कांस्टेंट हेड मेथड कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं परमेबिलिटी पे। आपने देखा होगा कि आपने कितने क्वेश्चन लगा पाए, आपकी परफॉर्मेंस आप चेक कर पा रहे होंगे। और आगे भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से चीज़ें समझते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।